इस बार भी हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। दिल्ली में बेकाबू होते कोरोना और प्रदूषण के मद्देनजर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार शाम कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात की समीक्षा की। बैठक के दौरान अस्पतालों में आईसीयू बेड आरक्षित करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाने और दिल्ली में टारगेट टेस्टिंग बढ़ाने और पटाखे बैन करने जैसे कई अहम फैसले लिए गए। केजरीवाल ने आज कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। इसके चलते उन्होंने इस बार भी लोगों से पटाखे नहीं फोड़ने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली इस समय कोविड-19 और बढ़ते वायु प्रदूषण का सामना कर रही है और आप सरकार इससे निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने लोगों से दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने की अपील करते हुए कहा कि बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में कोविड-19 की स्थिति बदतर होती जा रही है। ऐसे में अगर हम इस दीपावली पर पटाखे फोड़ते हैं तो हम अपने बच्चों और परिवारों के साथ खेल रहे हैं। आइए आपको सुनाते हैं केजरीवाल ने क्या कहा। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और ख़राब हो रही है। तो इस बार, पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर, सारी दिल्ली के लोगों ने मिल के दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहाँ पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिल के दिवाली मनाएंगे। पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाएंगे। अगर पटाखे जलाएंगे, अपने ही बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतज़ाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहाँ पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। मैं समझता हूँ कि जब दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके एक साथ एक ही स्वर में लक्ष्मी पूजन करेंगे, दिवाली का पूजन करेंगे, रामचंद्र जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पे उनके आगमन, उनका स्वागत करेंगे, तो पूरी दिल्ली के अंदर एक अद्भुत माहौल होगा। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत अच्छी तरंगें होंगी और मैं समझता हूँ इससे हमारी पूरी दिल्ली का भला होगा, दिल्ली के सभी लोगों का भला होगा, हमारे दिल्ली के हर परिवार के अंदर मंगल ही मंगल हो। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के लिए चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अपने अंतिम सभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह कहकर चौंका दिया कि यह उनका आखिरी चुनाव है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने राजनीति से संन्यास लेने के सवाल पर कहा था कि जब तक जनता चाहेगी तब तक वो राजनीति में रहेंगे। तो क्या इसका अर्थ यह निकाला जाए कि नीतीश कुमार को यह आभास हो चुका है कि वह चुनाव हार रहे हैं, या फिर सीमांचल के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने इमोशनल कार्ड खेला है? दरअसल पूर्णिया के दमदाहा में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए के पक्ष में वोट मांगते हुए यह कहा कि उनका यह अंतिम चुनाव है, इसलिए अंत भला तो सब भला। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह एनडीए के पक्ष में मतदान करें और उन्हें फिर से काम करने का मौका दें। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों के साथ साथ देश में भी नीतीश के संन्यास लेने की बात पर चर्चा शुरू हो गई है।
नीतीश की इस भावुक अपील के बाद बिहार में पूछा जाने लगा है कि क्या नीतीश को आखिरी मौका मिलेगा। इसके अलावा नीतीश की इस अपील को तीसरे चरण के लिए ब्रह्मास्त्र के तौर पर देखा जा रहा है। और आगे जो हमारी महिलाओं की जागृति लाए हैं, हम इस जीविका समूह को और बढ़ाएंगे और आपको और ज्यादा इसमें हम सुविधा देंगे ताकि और ज्यादा, आज 1 करोड़ 20 लाख है, और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं इससे जुड़े ताकि हर परिवार की आमदनी बढ़े, बिहार की आमदनी और ज्यादा बढ़े, बिहार विकास करे और नई टेक्नोलॉजी का जो जिक्र किया उससे अधिक लोगों के लिए काम पैदा होगा, रोजगार पैदा होगा और लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये सब काम तो हम लोग करेंगे। केंद्र का सहयोग, राज्य का प्रयास, मेहनत मिलकर के हम लोग बिहार को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे, यही हमारा आश्वासन है और यही हम आपसे कहने आए हैं। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा जिले के चतुरडीही गांव में गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को भारतीय जनता पार्टी के एक आदिवासी कार्यकर्ता के घर भोजन किया। अमित शाह के लिए केले के पत्तों पर भोजन परोसा गया। यह बंगाली और शाकाहारी खाना था। शाह ने भाजपा कार्यकर्ता विभीषण हंसदा के घर पर जमीन पर बैठकर भोजन किया। इस दौरान उन्हें चावल, रोटी, दाल, पापड़, पटोल भाजा यानी परवल की भुजिया, शोक्तो, तीखी और रसदार मिक्स सब्जी, आलू पोस्तो, पोस्तो दाना और आलू की सब्जी परोसी गई। खाने में मिठाई भी थी, लेकिन भाजपा नेता ने उन्हें लेने से मना कर दिया। मिठाइयों में रसगुल्ला, सौंदेश और मिष्टी दोही शामिल थी। शाह के साथ भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष भी मौजूद थे। भोजन के बाद शाह चारपाई पर बैठे और परिवार एवं स्थानीय लोगों के साथ संक्षिप्त में बातचीत की। उन लोगों ने वहां शंख और ड्रम बजाए क्योंकि गांव के एक तंग और कीचड़ भरी सड़क पर चलकर शाह हंसदा के घर पहुंचे और बातचीत की। हंसदा ने कहा कि शाह की मेजबानी करना उनके लिए सम्मान की बात थी। यह उनके जीवन का सबसे यादगार दिन बन गया है। शाह प्रदेश के 2 दिनों के दौरे पर हैं और जिले में पार्टी के संगठन का जायजा लेने के लिए आज सुबह बांकुड़ा पहुंचे। पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। आज भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार से दारुण गरीबी के अंदर फंसे हुए बंगाल में मोदी सरकार ने भेजी हुई सारी सुविधाएं, मदद और बंगाल के लोगों को अपना जीवन धोरण सुधारने के लिए जिस प्रकार का आश्वासन भारत सरकार ने दिया है वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। मैं इसी क्षेत्र की बात कर लूं, आदिवासी बहुल क्षेत्र के अंदर न आदिवासियों के लिए जो घर के पैसे भेजे हैं वो आदिवासियों तक पहुंचे हैं, ना किसानों को 6,000 रुपया मिलना चाहिए हर साल वो मिल रहा है, ना हर गरीब परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का सुविधा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। भारत सरकार की 80 से ज्यादा योजनाएं जो गरीब, दलित, आदिवासी और पिछड़े लोगों के लिए है
उसको ममता सरकार रोक कर बैठी है। मैं ममता दीदी को बताना चाहता हूं कि आपके मन में भय है कि इन योजनाओं को रोकने से आप भारतीय जनता पार्टी को रोक लोगी, तो आपकी भ्रांति है। आप एक गरीब लोगों के लिए मोदी जी ने जो 6,000 रुपया प्रति साल भेजा है वो पहुंचने दीजिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचने दीजिए, शौचालय पहुंचने दीजिए, इनका घर उन तक पहुंचने दीजिए, तो शायद थोड़ा बहुत भी आपके लिए सोचेंगे। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगंड बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक